हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही जो परीक्षा होने वाली है फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो उसके जो पेपर 3 में झारखंड सामान्य ज्ञान है, ठीक है, जिससे कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी का हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और आज जो प्रैक्टिस सेट का जो क्रम है वो दूसरा है, ठीक है। कल हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट देखा, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो अभी विद्यार्थी हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, जो सेट नंबर सेकंड है, ठीक है। तो एक एक सेट में, जैसे कि आप सबको पता है, कितने करके प्रश्न हैं, 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न रहेंगे? 50 यानी 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, क्या है देखिए यहाँ पे। पहला जो सवाल है आपका कि झारखंड की जो औसत सालाना तापमान क्या है। देखिए, झारखंड का जो औसत एवरेज सालाना जो टेम्परेचर है वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि झारखंड जो है उसका औसत सालाना तापमान कितना? 25 डिग्री सेल्सियस है। अब झारखंड का मासिक अगर औसत तापमान देखेंगे तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ठीक है। मासिक माने महीना का जो औसत तापमान होता है उसके बारे में यहाँ बात किया गया है ना। 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये जो टेम्परेचर होता है झारखंड का वो रहता है, ठीक है। हमने जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट किया है ना, पूरे झारखंड के इतिहास में, है ना, इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट पहली बार राहुल सर आपके समक्ष लेके आए हुए हैं, है ना। इसलिए हमारे वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि झारखंड के सभी बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके, है ना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत से मैंने ये सेट तैयार किया है ना। तो कम से कम 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है, इसलिए जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। अगला अगला सवाल है कि झारखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है? ठीक है, क्या है, कहाँ है, एक ही चीज़ है। तो देखिए, झारखंड की जो राजधानी है ना, वो सब लोग जानते हैं रांची है, ठीक है? देखिए, रांची तो है झारखंड की राजधानी। इस शहर की जो मध्यम जलवायु है, ठीक है? रांची की जो जलवायु है, कैसा है? मध्यम है ना? यहाँ पे आपको जब आप गर्मी के दिन में भी आइएगा ना, तो उतनी गर्मी की फीलिंग यहाँ पे आपको नहीं आएगी, है ना? और इससे रांची को, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ वाटरफॉल। किसको? रांची को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं, है ना। आइए अगला सवाल है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। जैसे कि कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था, एक मैप बनाकर, कि पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। आइए आज ही मैप बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है मैप बनाना, छोटी सी बात है, ठीक है। आप भी सीख जाइए, आप भी मैप बनाइएगा यहाँ पे। देखिए, मैं यहीं पे एक छोटा-सा मैप बनाता हूँ झारखंड का। मान लें कि ऐसे-ऐसे करके ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है? जैसे भी बना, बना। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, है ना? देखिए, ईस्ट में इधर पूरब में आपका हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गई, ठीक है? जहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। आपका उत्तर में हो गया आपका बिहार, ठीक है? बिहार का सीएम कौन है? माननीय नीतीश कुमार। यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया? दक्षिण, दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन मोहन चरण मांझी हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपका हो गया पश्चिम में, एक साइड हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है? और इधर उत्तर पश्चिम जो होता है उधर हो गया आपका यूपी। तो यूपी के सीएम हो गए आपके योगी आदित्यनाथ। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना? चलिए, इस प्रकार से हमने देखा कि जो झारखंड की जो बॉर्डर है किन-किन राज्यों से सटी हुई है, ठीक है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, हर जगह हम लोगों ने देखा। आइए, तो इसका क्या हो जाएगा? झारखंड के पूर्व में कौन-सा राज्य स्थित है? पूरब की बात की गई है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है? है ना? देखिए, झारखंड जो है ना 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया बिहार,
है ना? यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको उत्तम लगे वही आप कीजिए, ठीक है? देखिए उत्तर में हो गया आपका बिहार, पश्चिम में हो गया यूपी और छत्तीसगढ़, दक्षिण में हो गया आपका उड़ीसा और पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, है ना? चलिए आइए, अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड जो है मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? वो जंगल की भूमि होती है, ठीक है? क्योंकि झारखंड में ना बहुत ज अधिक मात्रा में जंगल पहले पाए जाते थे, अभी भी लगभग-लगभग 30% के आस-पास जंगल पाए जाते हैं। मैं बहुत जल्द जो वन रिपोर्ट 2023 है, इस पे एक वीडियो बनाऊँगा, है ना? देखते हैं, थोड़ा-सा फुर्सत हो लूँ, फिर मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूँगा। चलिए, आइए अगला सवाल कि झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? देखिए, झारखंड का कौन-सा शहर ऐसा है जिसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? देखिए, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट की बात करेंगे, यानी पूर्व का मैनचेस्टर हिंदी से अगर इसको कहा जाए तो वो हो गया रांची आपका। क्या हो गया? रांची, ठीक है? रांची शहर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? अभी हम लोगों ने बात किया, मैप को देखा, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन में वेस्ट बंगाल है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब अगला। अगला सवाल देखेंगे, है ना? देखिए आप डे 1 से लेके डे एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में बैठिएगा, ठीक है? तो झारखंड जीके से आने वाले जो 50 प्रश्न रहेंगे, आपको एकदम सारा प्रश्न जो है हलवा नज़र आएगा। आप देखिएगा फटाफट टिक करते जाइएगा। क्योंकि राहुल सर झारखंड जीके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और मेरे द्वारा ये बहुत मेहनत करके आपके लिए सेट तैयार किया गया है। ठीक है? चलिए आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगला कि लगभग कितने गाँव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? देखिए, अगर गाँव की बात करेंगे झारखंड में तो कितना हो जाएगा आपका 32,620 ठीक है। कल मैंने गाँव के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया था कि भारत में रैंक क्या है और सबसे ज़्यादा गाँव किस जिले में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी किस जिले में पाए जाते हैं। मैंने कल की वीडियो में सब आपको बताया, तो आप वहाँ पे जाके जो प्रैक्टिस सेट 1 है, अगर किन्हीं का छूट गया है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम लिखा होगा, ठीक है? उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा आपको एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड। अगला सवाल है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? सिंपल सी बात है, झारखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? बच्चा बच्चा जानता है, कितनी है? 14 ठीक है? और राज्यसभा की टोटल सीट की संख्या कितनी है राज्यसभा के? तो 6 हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए आगे। देखिए कुछ प्रश्न रिपीटेड हो सकते हैं क्योंकि मैंने जो ये सेट तैयार किया है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर से जो बेस्ड होने के कारण आपको ये बताया गया है कि इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। अगले भी एग्ज़ाम में यही सेम प्रश्न डाला गया था, ठीक है? इसलिए कुछ प्रश्न आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। आइए अगला सवाल कि झारखंड के गाँवों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अगर गाँव टोटल अभी मिला 32,620 हो जाएगा, ठीक है? और अगर जिला कितनी है झारखंड में 24, प्रमंडल कितनी है 5, ठीक है? और किस शहर की जनसंख्या या फिर किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा आपका रांची, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? सिंपल सा सवाल है, कितना हो जाएगा? 24, 24 और जब राज्य का स्थापना हुआ, जब राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 कल हमने आपको बताया, 6 जिलों के बारे में बहुत डिटेल से बताया, याद करने का ट्रिक भी बताया, है ना? इसलिए आप नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं ना, मैं सबको लिख नहीं सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं, है ना? इसलिए कुछ बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है हुँ, कि झारखंड जो है ना, वो भारतीय संघ का कितना राज्य है? कितने नंबर का राज्य है? सिंपल सी बात है, 28 नंबर का राज्य हो जाएगा ना, ठीक है? आइए अगला सवाल कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? ठीक है, देखिए झारखंड के जो दक्षिण में यहाँ सीधा-सीधा बात कह रहा है कि कौन-सा राज्य स्थित है। तो झारखंड के दक्षिण में कौन-सा राज्य स्थित हो जाएगा आपका? उड़ीसा राज्य स्थित हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप सब जानते हैं पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तर में हो गया आपका पड़ोसी राज्य बिहार।
है ना? तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ये अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल? कि सिंहभूम जो है ना, सिंहभूम जिला भारत के कितनी राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का मतलब हिस्सा है, ठीक है? देखिए सिंहभूम जिला जो होता है, सिंहभूम मतलब क्या हो गया आपका? वही कि पूर्वी सिंहभूम जो होता है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जो होते हैं ना, वो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पहला हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है? और दूसरा हो गया आपका उड़ीसा। देखिएगा कैसे, मान लें कि ये आपका हो गया झारखंड का मैप, है ना? ठीक है? देखिए जैसे भी बन रहा है, काम चलाने के लिए बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है आपका, ये हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम। तो देखिए इधर वाला पार्ट है आपका जुड़ गया यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, नीचे वाला पार्ट जुड़ गया आपका उड़ीसा से, ठीक है? इस प्रकार से 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला गढ़वा है, गढ़वा यहाँ पे है, ठीक है? जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। इधर यूपी से करेगा, इधर आपका बिहार से करेगा, इधर आपका छत्तीसगढ़ से करेगा, ठीक है? चलिए। आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे वीडियो को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है? देखिए अगला सवाल है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखिए महाभारत आप सब लोग जानते होंगे उसमें झारखंड का भी जिक्र किया गया है। तो भाई किस नाम से जिक्र किया गया है? तो देखिए महाभारत में जो है ना झारखंड को पुंडरीक देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुंडरीक देश। है ना? आइए जानते हैं थोड़ा-सा कि किस काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? देखिए झारखंड क्षेत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है? किस नाम से? पुंड्र के नाम से मिलता है। ठीक है? यानी झारखंड का अगर सर्वप्रथम कहीं उल्लेख किया गया है तो पुंड्र नाम से उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है? अगर हम महाकाव्य काल यानी महाभारत जो होता है, महाभारत काल में जो छोटानागपुर का नाम जो होता है वो पुंडरीक देश मिलता है, ठीक है? वहीं अगर महाभारत की बात करेंगे तो क्या झारखंड का क्या नाम मिलता है? देखिए झारखंड मतलब छोटानागपुर प्रदेश हो गया, ठीक है? उसका नाम मिलता है पुंडरीक देश, है ना? आइए आगे देखते हैं। कहता है कि ज्ञातव्य है कि पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। अब भाई झारखंड के लिए झारखंड शब्द का उल्लेख कब किया गया था? तो पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र मिला था, उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था, ठीक है? अब देखिए, आगे बात करते हैं मुगल काल, है ना? जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़िएगा, वहाँ पे मुगल काल बहुत मायने रखता है, ठीक है? उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है? देखिए जितनी भी नाम है ना, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न ज़रूर रहेंगे, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि महाभारत के युग में अगला सवाल क्या है? महाभारत के युग में ऋग्वेद में, ठीक है, वर्णित किक्कट किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? देखिए महाभारत जो था उस समय जो ऋग्वेद था ना, तो ऋग्वेद में वर्णित जो किक्कट प्रदेश है, वो झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिलों में स्थित है? अगर किक्कट प्रदेश की बात करेंगे, तो वो झारखंड के अभी गिरिडीह जिले, ठीक है, में स्थित है। यानी गिरिडीह जिले का जो हिस्सा होता है, उसको ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश कहा जाता था, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है कि हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन-सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? देखिए, हजारीबाग के उत्तर की ओर जब आप हजारीबाग झारखंड का मैप देखिएगा, ठीक है? मान लें कि छोटा-सा एक मान लीजिए हो गया आपका हजारीबाग, ठीक है? तो हजारीबाग के उत्तर में यहाँ पे, है ना? यहाँ पे कौन-सा बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो यहाँ पे एक जगह है इटखोरी, ठीक है? इटखोरी जो होता है वो बौद्ध धर्म की विरासत का जो अवशेष होता है उसका दावा करता है ना? यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ 200 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। है ना? यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में, यानी 1400 साल हो गया, ठीक है? उसके बीच में विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। देखिए, आपको ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है, एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना? कुछ काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये
बहुत ही ईज़ी चीज़ है और ये हम जैसे सभी बच्चों को जानना चाहिए, ठीक है? कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। आइए अगला सवाल, कहता है कि प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता था? ठीक है? देखिए, प्राचीन काल में, है ना? एक परगना था यहाँ पे कैसलपुर परगना। किस प्रकार का परगना था? कैसलपुर परगना। तो वहाँ पे किसका शासन था इस परगना पे? राजा कटंगदेव का शासन था, ठीक है? तो अभी वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए सिमडेगा जो है ना सिमडेगा, झारखंड के सिमडेगा यानी जब आप झारखंड के नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सिमडेगा मिल जाएगा। झारखंड का मैप अगर आप लोगों ने खरीद लिया हो, तो एक बार देखिए सिमडेगा कहाँ पे है, ठीक है? देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा-सा सिमडेगा यहाँ पे है, देखिए। मान लीजिए झारखंड का मैप हो गया आपका, ठीक है? जो भी है, ये आपका झारखंड का मैप हो गया, तो ये जो पोर्शन है, ये हो गया आपका सिमडेगा, ठीक है? तो इसी को पहले केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे किसका शासन था? राजा कटंगदेव का शासन था, ठीक है? यहाँ साफ-साफ लिखा राजा कटंगदेव। आइए आगे जानते हैं सिमडेगा जिले के बारे में कि सिमडेगा जिला जो है ना, झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है? दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हो गया साउथ का और ये हो गया वेस्ट का, तो दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित हो गया। अगर भौगोलिक रूप से ये अगर देखेंगे सिमडेगा को तो उत्तर में गुमला इसके उत्तर में, ठीक है? सिमडेगा के उत्तर में यानी यहाँ पे हो गया आपका गुमला, ठीक? अगर पूरब की बात करेंगे यहाँ पे तो हो गया आपका रांची, अगर पश्चिम में बात करेंगे यानी इधर इधर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए पूरब में हो गया आपका रांची और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है? दक्षिण में हो गया आपका उड़ीसा और पश्चिम में हो गया आपका छत्तीसगढ़ से घिरा है, ठीक है? देखिए राजा कटंगदेव के निधन के बाद महाराजा शिवकर ने गद्दी सँभाली। जब राजा कटंगदेव का निधन हो गया तो महाराजा थे शिवकर्ण उसने गद्दी सँभाल ली, है ना? देखिए मुंडा एवं खड़िया जनजाति के का इस क्षेत्र में आगमन 1441 ईस्वी में हुआ, जबकि उसके बाद उरांव जनजाति के लोग भी इसी क्षेत्र में रोहतास से कुछ दशक बाद आए थे। देखिए, इस क्षेत्र में ये जो केसलपुर परगना है ना, सिमडेगा का इलाका, यहाँ पे मुंडा और खड़िया जनजाति जो आए, वो 1441 ईस्वी में आए, ठीक है? उसके बाद रोहतास प्रदेश से होते हुए कुछ उरांव जनजाति भी इस प्रदेश में आए, ठीक है? तो इसलिए सिमडेगा का महत्व बहुत अधिक हो जाता है, ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं तो, है ना? अगर सिमडेगा के बारे में एक चीज़ है कि झारखंड का सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व होता है, कितना है 159 वो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखिए झारखंड का जो इतिहास है ना, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मेसोलिथिक युग से मानी जाती है, ठीक है? कब से? मेसोलिथिक युग युग से मानी जाती है। आइए जानते हैं मेसोलिथिक युग के बारे में। देखिए, झारखंड के इतिहास की शुरुआत आप लोग जानते हैं मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। मेसोलिथिक युग मतलब क्या हो गया? मध्यपाषाण युग हो गया, ठीक है? आप लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते होंगे मध्यपाषाण युग, तो उस समय से ही झारखंड के इतिहास की शुरुआत हो गई थी, है ना? देखिए, इस युग में क्या हुआ ना कि तापमान वृद्धि के साथ यहाँ की जो पशु एवं वनस्पति में भी बदलाव हुआ, ठीक है? भारत में भी इस युग का आरंभ 8000 ईस्वी जो पूर्व होता है उससे माना जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। यानी जब झारखंड के इतिहास की शुरुआत हुई, तो इस युग में लोग क्या थे? पशुपालक का काम करते थे। गाय गाय पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, है ना? कुत्ता भी पालते थे बहुत कोई। देखिए मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। ठीक है? इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या थे? तो पशुपालक थे। इस युग में मनुष्य ने क्या किया कि खेती के साथ-साथ मछली पकड़ना सीखा, शहद जमा जमा करना सीखा और शिकार करना आदि इत्यादि का काम करते थे। तो आप में से कितने बच्चों को मछली पकड़ने आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना? क्योंकि बहुत ही मतलब जितना मछली पकड़ने में मज़ा नहीं है ना, उससे ज़्यादा देखने में मज़ा है, ठीक है? चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं कि किंवदंती के अनुसार ठीक है, किधर गया? देखिए यहाँ पे, किंवदंती के अनुसार डेढ़ सदी में ओडिशा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया। देखिए शासन नहीं शासक हो जाएगा ये क हो जाएगा, ठीक है? शासक घोषित किया था। देखिए एक किंवदंती है, एक कहावत है
कि जो उड़ीसा के जो राजा थे जयसिंह देव उसने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था। ठीक है? तो कब किया था भाई? कितने शताब्दी में किया था? तो 13वीं शताब्दी में किया था। कितने शताब्दी में किया था? 13वीं शताब्दी में किया था। ठीक है? देखिए यहाँ पे कि जो राजा जयसिंह देव था, इसके द्वारा जारी किया गया ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है? तो आप लोग में जो अभी ऊपर पढ़े कि झारखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है, तो उस ताम्रपत्र को जारी किसने किया था? तो उस ताम्रपत्र को जारी करने का काम जयसिंह देव ने ही किया था, ठीक है? देखिए पूर्व मध्य काल में थोड़ा इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए पूर्व मध्यकाल के जो संस्कृत साहित्य संबोधित किया गया है, ठीक है? आइए आगे सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयसिंह ने अपनी पुस्तक गीता गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है ना? जो जयदेव थे ना, जयदेव थे, इसकी एक पुस्तक है गीत गोविंद, है ना? गीत गोविंद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये पुस्तक है। इसके राइटर कौन है? जयदेव हैं। इसने इस पुस्तक में क्या किया कि झारखंड से जुड़ी जो परंपरा है उसका विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र था, वो किस राजा से संबंधित था? तो जयसिंह देव से संबंधित था, है ना? आइए अगला सवाल कि चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख, ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? देखिए, पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा कि चंदन साहिद पहाड़ी है कहाँ पे? जहाँ पे कि अशोक का शिलालेख पाया गया है। तो चंदन साहिद पहाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रांची जिले में स्थित है। ठीक है? आइए इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने क्या किया कि चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि धम्म प्रचार के 256 दिन पूरे होने पर एक संदेश था। ठीक है? लेकिन 2022 तक इसका जो रंग है वो बदल चुका है। शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। जो शिलालेख था वो अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है, ठीक है? तो देखिए ज़्यादा हिस्ट्री से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न रहेंगे, ठीक है? आप हमें लगता है कि कम से कम 7 से 8 सवाल झारखंड के इतिहास से रहेंगे, इसलिए आपको इतिहास पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है ना? तो चंदन साहिब पहाड़ी किससे रिलेटेड है? अशोक की शिलालेख से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन-सी पेंटिंग मिलती है? देखिए, गरुड़ पुराण की जब बात करेंगे, तो वहाँ पे कौन-सी पेंटिंग मिलती है? प्रतिकार पेंटिंग मिलती है, ठीक है? किस प्रकार की पेंटिंग मिलती है? प्रतिकार पेंटिंग मिलती है। अगर हम बात करते हैं जादूपटिया की, तो ये दुमका जिले में फेमस है और संथाल जनजाति के बीच सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि देखिए, सरायकेला खरसावां होगा, जिला पूर्व में से निम्न में से किस राज्य का शाही राज था? ठीक है, सरायकेला खरसावां होगा। मतलब प्रिंट थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो सरायकेला खरसावां जिला है ना, पूर्व में से निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था? तो सिंपल सी बात था, ये जो सरायकेला राज्य था ना, ठीक है, उसका एक शाही राज्य था ये, है ना? अब अगर बात करेंगे सरायकेला खरसावां का जो मुख्यालय की, तो वो सरायकेला में स्थित है, ठीक है? कहाँ पे स्थित है? सरायकेला में। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि बसंत राय को निम्न में से किसने बसाया था? ठीक है? बसंत राय जो थे, उसको किसने बसाया था? तो बसंत राय को राजा बसंत राय ने बसाया था, ठीक है? देखिए, यह एक सामुदायिक विकास खंड है, जो झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। जितने भी बच्चे गोड्डा से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? वे आप बताएँ कि बसंत राय गोड्डा के किस जगह पर स्थित है ना? तो बसंत राय जगह का नाम है, एक विकास खंड है यानी एक ब्लॉक हो गया बसंत राय। जिनका बसाने का काम किसने किया था? राजा बसंत राय ने। देखिए पहले राजा लोग अगर कोई जगह बसाते थे ना तो अपने नाम पे रख लेते थे। ठीक है? जैसे करों को बसाया राजा कर ने तो नाम रख दिया करों, है ना? उसी प्रकार से। चलिए आइए अगला सवाल। कहता है कि दलमी एगो पुरातात्विक स्थल निम्न में किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए दलमी जो होता है ना, वो एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है? जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है ना? और दलमी जो होता है एक बौद्ध स्थल है। किस प्रकार का स्थल है? बौद्ध स्थल है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। आइए अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन-सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? ठीक है, सुल्तान जो शुजा थी उसकी राजधानी कहाँ पे था? ठीक है, तो उसकी राजधानी जो थी वो झारखंड के जो संथाल परगना है, वहाँ पे स्थित है राजमहल। तो राजमहल में शुजा की राजधानी थी, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सिंपल सी बात है भाई। जितने सारे बच्चे हैं कमेंट करके फटाफट बताइए कि संथाल परगना का जो प्राचीन नाम है नरीखंड आपने कभी सुना है या नहीं सुना है ना? चलिए देखिए क्या कहा जाता था? संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड है ना? आइए कुछ और बात जानते हैं संथाल परगना के बारे में। देखिए बौद्ध साहित्य में ना इस क्षेत्र को कांजगला के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है? कांजगला नहीं कांगा जल हो सकता है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक रहता है, ठीक है? आइए अगला देखते हैं कि महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का एक हिस्सा था। जब महाभारत काल था उस समय जो संथाल परगना था वो अंग महाजनपद का एक हिस्सा हुआ करता था, है ना? वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले शामिल हैं संथाल परगना में। कौन-कौन से हैं? 6 जिले गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। देखिए अभी हाल में ही चौकीदार ठीक है, देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें पूछा गया था कि संथाल परगना में कुल कितने ज़िले हैं? ठीक है, तो ऑप्शन था 5, 7, 4 और एक में था इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि 5 मार के चले आए टिक। ठीक है, तो इस प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। अगर ऑप्शन में नहीं है 6 तो वहाँ पे लिखा है नॉन ऑफ दीज़ तो उसको टिक कीजिए, है ना? और मज़े की बात ये है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया था, जिसने एक बार गलती किया, दोबारा भी वही गलती कर बैठा। ठीक है? तो इस प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो करहड़बाड़ी और बरगुंडा में पाए जाते हैं, ठीक है? कहाँ पे? करहड़बाड़ी, करखबाड़ी नहीं होगा, करहड़बाड़ी हो जाएगा और बरगुंडा में पाए जाते हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल है, आइए थोड़ा इसके बारे में वही चीज़ है ना? जो यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? देखिए नागवंशी राजा की अगर बात करेंगे तो झारखंड के इतिहास में नागवंशी शासक ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, है ना? अभी भी इसके वंशज आपको रांची में देखने को मिल जाएँगे, रांची के रातू रोड में, ठीक है? अभी भी इसके वंशज मौजूद हैं, है ना? देखिए, प्रथम जो नागवंशी राजा थे वो फनी मुकुट राय थे। आइए कुछ इनके बारे में जानते हैं। देखिए वह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटानागपुर पठार में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है? अगर नागवंशी राजवंश के संस्थापक की बात करेंगे तो फनी मुकुट राय ही हो जाएँगे और इसने 63 ईस्वी में ठीक है? अपनी जो सत्ता सँभाली थी, नागवंश की जो स्थापना हुई थी वो 63 ईस्वी में हुई थी। है ना? नागवंशी इसकी जो राजधानी थी उस समय वो सुतियाम्बे थी। ठीक है? जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था। कहाँ? सुतियाम्बे थी, ठीक है? बाद में इसकी बहुत सारी राजधानी बनी और जो इसकी अंतिम राजधानी हुई वो रातूगढ़ हुई। रातूगढ़ मतलब वही रांची में जो स्थित है रातूगढ़ वहाँ पे, है ना? आप अगर पूरे डिटेल में झारखंड के इतिहास का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा झारखंड का इतिहास से रिलेटेड वीडियो। बहुत ही मैंने डिटेल से उनको बताया, वहाँ पे जाके आप देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल कि प्राचीन दिनों में देश को बिरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। देखिए अगर बिरू केसलपुर परगना की बात करेंगे तो सिमडेगा को कहा जाता था ठीक है सिमडेगा का जो नाम है प्राचीन नाम बिरू केसलपुर परगना है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि कुषाण शासक थे कौन थे? कनिष्क। उसके सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कुषाण सम्राट जो थे कनिष्क उसके सिक्के झारखंड के रांची जिले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? और ये जो सिक्के हैं ना वो कुषाण शासन के विषय में जो जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि मुंडा परंपरा का जो रीछगढ़ है किस स्थल से संबंधित है? भाई रीछगढ़ मतलब क्या हो गया मुंडा परंपराओं में रीछगढ़ मतलब हो गया राजगीर, ठीक है? क्या हो गया राजगीर? राजगीर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजगीर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है ना?
देखिए कमेंट करते रहिएगा ना, तो थोड़ा हमको भी लगेगा कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है? आइए, थोड़ा-सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मुंडा परंपरा का जो रीछगढ़ है ना, वो राजगीर जिले से संबंधित है। राजगीर जो है, वो बिहार राज्य का एक जिला है, ठीक है? जनजातियों के विद्रोह में 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। सब लोग जानते हैं कि जो मुंडा उलगुलान जो हुआ था, ठीक है? उसके नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। तो बिरसा मुंडा को उलगुलान और इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महाविद्रोह के नाम से जाना गया, ठीक है? चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल नाम तो सुने होंगे, देश में निर्मित किया गया था। तो देखिए यूसीआईएल जो होता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए आप लोगों को लगता होगा कि बीच में यूरेनियम कहाँ से उठ गया, हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो देखिए यूरेनियम जो है ना, झारखंड के जादूगोड़ा में, ठीक है, यूरेनियम का खान पाया जाता है ना? तो जो कंपनी है पूरा, वो यूसीआईएल कहा जाता है, ठीक है? उसको जो निगमित किया गया था 1967 ईस्वी में इसको निगमित किया गया था, है ना? आइए इसके बारे में थोड़ी-सी और बातें जानते हैं कि जो यूसीआईएल है उसको 4 अक्टूबर 1967 को नियमित किया गया था। नियमित मतलब क्या होता है? रेगुलेट किया जाना, ठीक है? देखिए, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है सरकारी उपक्रम, ठीक है? जो सरकार के अधीन है और निजी क्षेत्र होता है जो कि किसी एक व्यक्ति, किसी उद्योगपति के अधीन है। ठीक है? ये जो है ना, ये परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे हैं। ठीक है? यूसीआईएल। ठीक है? दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए यूसीआईएल देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदान है ना? कहाँ-कहाँ पे देखिए यूरेनियम का खदान झारखंड में कहाँ-कहाँ है? वो तो आप जानिए। कहाँ है देखिए बाग जाता, जादूगोड़ा हो जाएगा, आदूगोड़ा लिखा गया, जादूगोड़ा हो जाएगा। ठीक है? भाटिन, नरवा पहाड़, तुरामडी और माहौली, ठीक है? और एक खुली खदान है आपका बदुहुरंग संचालित करती है। ठीक है? तो झारखंड में जो उसके 6 खदान है ना, झारखंड राज्य में यूरेनियम के कहाँ-कहाँ पे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। बागजाता, जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, तुरामडी, माहौली और एक खुला खदान है आपका बदुहुरंग में संचालित है। ठीक है? यूरेनियम से रिलेटेड। आइए अगला सवाल जानते हैं कि मुगल काल के दौरान, ठीक है, ऊपर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? कुकरा या फिर खुखरा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण सवाल है ये। 7th जेपीएससी में पूछा गया था, झारखंड एसआई में भी ये पूछा गया था और जेएसएससी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है? तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था, है ना? देखिए अकबरनामा की बात करेंगे तो उसमें छोटानागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। जब आप अकबरनामा उठाइएगा तो छोटानागपुर का जो पूरा एरिया है उसमें झारखंड के रूप में उसको वर्णित किया गया है पूरे एरिया को, ठीक है? देखिए 1765 में क्या हुआ, आप सब लोग जानते हैं सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे डाली, ठीक है? और 1765 के बाद ये भाग जो था यानी झारखंड का, वो ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र में जो जंगल और झाड़ी की प्रमुखता होने के कारण इसका नामांकन झारखंड नाम से हुआ। और इसका नाम जो झारखंड पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि इस क्षेत्र में जंगल और झाड़ी की बहुलता होती थी, बहुत सारी मात्रा में पाए जाते थे, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे है कि आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान भी कहा है, ठीक है? झारखंडी सुल्तान की जब-जब बात आती है, तो आदिल शाह द्वितीय का ज़िक्र तब-तब आता है ना? चलिए आइए अब अगला सवाल पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में सरायकेला, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो सरायकेला रियासत का अगर आखिरी शासक की बात करेंगे तो एच राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव थे। कौन थे? एच राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव, है ना? वर्ष 1948 में जो है इस रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हो गया। किसका? सरायकेला रियासत का, ठीक है? आइए अगला सवाल कि वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा थे जगन्नाथ सिंह कुमार,
विक्रम सिंह वन, बाप रे बाप! क्या नाम है, एकदम पूरा लंबा-चौड़ा, है ना? उसने डेस राज्य की स्थापना की थी। तो उसने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी, ठीक है? 1620 में सरायकेला राज्य की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तृतीय महाराजा थे। क्या नाम था उसका? जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह वन प्रथम, ठीक है? इतना लंबा-चौड़ा नाम है, इसने किया था स्थापना, है ना? चलिए आइए अब अगला सवाल देखते हैं। कुछ न नाम भी जो है ना आजकल आप लोग रील देखते होंगे जब चालान वगैरह काटा जाता देखिएगा तो मैं इतना लंबा नाम बोल दिया। लास्ट में बोलता चले जाइए इस बार छोड़ दिए, अगली बार आइएगा। तो इस प्रकार से पहले नाम हुआ करता था लेकिन आजकल जो है नाम बहुत छोटे-छोटे रखे जाते हैं, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को कहाँ हराया था? ठीक है? मतलब हराया था जो कि देश के शासक थे। देखिए, क्या बोला कि औरंगजेब के शासनकाल में के दौरान दलेल सिंह जो थे, उसने क्या किया मगर खान को हरा दिया। तो ये जो दलेल सिंह था ना, वो कहाँ का शासक था? तो दलेल सिंह जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो रामगढ़ का शासक हो जाएगा आपका, ठीक है? सॉरी द जो चाय चाय के शासक थे। कहाँ के दलेल सिंह शासक थे? चाय के शासक थे, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा ज़िक्र किया जाएगा, ठीक है? देखिए औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने क्या किया कि मगर खान को हराया था, जो कि चाय के शासक थे। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना जो थी, वो जोगीडीह और 7 अन्य तालुकों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है? है ना? और 1717 से 1724 तक चाय दलेल सिंह के अधीन था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे वो क्या है थोड़ा-सा इसके नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? कि औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के शासक थे? तो चाय के शासक थे, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि मुगल बादशाह कौन थे? अकबर के मुगल बादशाह जो अकबर थे, उसके किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटनागपुर खास के जो नागवंशी शासक थे, मधुकरण शाह और फिर मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया और उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। ठीक है? तो 1585 में है ना? आप लोग पढ़ते होंगे कि मुगल ने पहली बार मतलब यहाँ पे अटैक करके, ठीक है? इससे राजस्व या कर वसूलने का प्रयास किया। तो उस टाइम छोटनागपुर खास का जो नागवंशी शासक था, वो थे मधुकरण सिंह। ठीक है? तो अकबर के कौन से सेनापति यहाँ पे आए थे? तो शाहबाज खां कम्बू थे। कौन थे? शाहबाज खां कम्बू थे। उसने क्या किया? मधुकरण शाह को हरा दिया और पूरे इस एरिया को, ठीक है? मुगलों का अधीनस्थ बना लिया। है ना? चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल जब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों कि 1336 ईस्वी में, है ना? एडी मतलब ईस्वी होता है उसमें डेस गंग वंश को का राजा बनाया गया। ठीक है? यानी गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया। देखिए, एक थे हरिदेव, है ना? हरिदेव हरिदेव जो था गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया। देखिए 1336 ईस्वी में हरिदेव जो थे उसको गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आइए अगला सवाल कि बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, ठीक है? उसने पलामू के पराक्रमी शासक थे प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण किया और संधि की? है ना? देखिए बिहार का जो मुगल सूबेदार थे शाइस्ता खां, वो आए 1641-42 में, है ना? आए और जो यहाँ पे पलामू का जो पराक्रमी शासक था एक तरीके से प्रताप राय नाम था उनका, ठीक है? उसके विरुद्ध पलामू किले पर जैसे कि पलामू किले का ज़िक्र आप लोग सुनते ही होंगे और अक्सर पलामू किले से एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं, है ना? तो उस पर आक्रमण किया और उसके बाद संधि भी कर लिया, 1641-42 की ये घटना है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे कि किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? देखिए, जब 1952 के आम सभा चुनाव यानी लोकसभा चुनाव हुए, तो उस टाइम जो नारा दिया गया था कि झारखंड हुआ डाकू डिकू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है, डिकुओं को जाना पड़ेगा। तो ये जो नारा है, ये झारखंड पार्टी का नारा है, ठीक है? झारखंड पार्टी आप लोग जानते हैं उसके संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है? है ना?
उसके द्वारा ये नारा दिया गया था, झारखंड हुआ, डाकू डिकू सिन हुआ, अर्थात झारखंड हमारा है, दीकों को जाना पड़ेगा। ठीक है? देखिए झारखंड पार्टी की स्थापना की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी, जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है? जयपाल सिंह भाई कौन थे? जयपाल सिंह जो थे एक जाने-माने हॉकी खिलाड़ी थे। है ना? इनकी कप्तानी में भारत ने आप लोग जानते होंगे 1928 में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे। ठीक है? झारखंड पार्टी जो थे वे जब 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसमें उसको 34 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है? 63 में झारखंड पार्टी जो था उसका विलय हो जाता है आपका कांग्रेस में, है ना? और वर्तमान में झारखंड पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है तथा एनोसिक्का इसके राष्ट्र अध्यक्ष हैं। आप लोग झारखंड की राजनीति में एनोसिक्का का नाम सुने होंगे, वे अभी झारखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है? हालाँकि 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ठीक है? लेकिन फिर से आप लोग देखिएगा कि विलय कर दिया गया, फिर कोई आए, फिर दूसरा झारखंड पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना लिया, है ना? तो अभी झारखंड पार्टी नाम से जो झारखंड में राजनीतिक दल है, उसके अध्यक्ष कौन है? एनोस एक्का। देखिए यहाँ पे थोड़ी-सी एक पॉइंट और है कि 31 दिसंबर 1991 को, है ना? ऑल इंडिया स्टूडेंट की यूनियन यानी आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। ठीक है? देखिए आजसू की जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे हैं सुदेश महतो जी, जिन्हें कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में 1 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है? तो जो है कि झारखंड में एक और पार्टी है झारखंड पीपुल्स पार्टी। ठीक है? तो आजसू का एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1991 ईस्वी को। ठीक है? चलिए, आइए अब अगला सवाल जानते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है कि झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? देखिए झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसमें प्रथम शहीद होने का अगर गौरव की बात करेंगे तो वो तिलका मांझी को प्राप्त है। आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से इन्हें भागलपुर में, ठीक है, जहाँ पे अभी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से फेमस है जगह, वहाँ पे इसको लटका के फांसी दे दिया गया था पेड़ पर। ठीक है, तो आइए तिलका मांझी के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। कि तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था, फांसी हो गई 1785 ईस्वी में। उसका जन्म कहाँ हुआ? सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गाँव में हुआ था, ठीक है? संथाल परिवार से आते थे। देखिए इसका जन्म फरवरी 1750 में हुआ था, ठीक है? गाँव के नाम पर इसका नाम तिलका पड़ा। तिलकपुर गाँव में पैदा हुआ इसलिए इसका नाम तिलका रख दिया गया। देखिए गाँव में क्या होता है अगर आपका नाम तिलक रखा है ना, सब बोलेगा तिलका, तिलका। ठीक है? किसी का नाम संजू रखा है तो बोलेगा संजुआ, संजुआ। ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें बोली जाती है गाँव में ना, नाम को बिगाड़ दिया जाता है ना? तो इसी प्रकार से तिलक से तिलका, तिलका कर दिया तो हो गया तिलका। आइए अगला, देखिए मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, 1771 में क्या होता है कि इन्होंने जनजातीय की जो परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था। कब? 1771 में ही, ठीक है? विद्रोह का प्रमुख जो केंद्र हुआ करता था वो वनचली-जोर हुआ करता था। वनचली-जोर जो है कहाँ पे है? भागलपुर के पास है वनचली-जोर, ठीक है? एक स्थान है। इनका विद्रोह लगभग 1 दशक तक चला, यानी 1 दशक मतलब क्या होता है? 1 दशक में 10 साल होता है, वहाँ तक चला, ठीक है? 1784 में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ क्या किया मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड उसको मार गिराया। इस घटना के बाद सर आयरकूट तथा पहाड़िया सेनापति थे जौरा, उसने इन पर हमला बोल दिया, ठीक है? किस पर? तिलका मांझी पर। 1785 में जब वो पकड़े गए, तो तिलका मांझी भागकर सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। 1785 में क्या किए, जब इन पर हमला बोला गया, तो तिलका मांझी भाग गए और सुल्तानगंज की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जाके छिप जाते हैं तिलका मांझी। अब देखिए क्या होता है कि 1785 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर में, ठीक है, धोखे से पकड़ लिया जाता है और भागलपुर में बरगद के पेड़ जो है, उस पे लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस स्थान पर उन्हें फांसी दिया गया था ना, उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। देखिए तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें थी तिलका मांझी से रिलेटेड, ठीक है? आइए अब अगला सवाल देखते हैं कि सफाहोड़ आंदोलन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सफाहोड़ आंदोलन
किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहोड़ आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है? देखिए, कुछ बातें जानते हैं सफाहोड़ आंदोलन के बारे में। देखिए, सफाहोड़ आंदोलन संथाल से रिलेटेड है। ठीक है? सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है कि सिंगवंगा के प्रति समर्पण। सिंगवंगा के प्रति समर्पण हो गया सपावड़ का अर्थ। देखिए इनके जो इस विद्रोह के अंतर्गत लाल बाबा जो थे उसने आदिवासियों के धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। यानी सपाहोड़ आंदोलन में क्या किया गया कि आदिवासी का जो धार्मिक और जो चारित्रिक जो उत्थान है उस पर बल दिया गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने क्या किया कि संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। ठीक है, और एक प्रकार से कहा जाए कि सपाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लाल बाबा ने किया था। ठीक है? आइए अगला सवाल। देखिए डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है भाई? बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं डोम्बारी बुरू। देखिए डोम्बारी बुरू जो है ना वो बिरसा उलगुलान से संबंधित है। ठीक है? किससे संबंधित है? बिरसा उलगुलान से संबंधित था। ये डोम्बारी बुरू के बारे में कुछ जानते हैं? ठीक है? देखिए क्या होता है कि डोम्बारी बुरू जो है, आप सब लोग जानते हैं जो मुंडा विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी पुलिस ने क्या किया सभा को घेर लिया और उस पे गोलियां बरसाने लगे। इससे सैकड़ों आदिवासी मारे गए। ठीक है? बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इस घटना को डोम्बारी बुरू की संज्ञा दी जाती है। है ना? यहाँ प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों की याद में मेला लगता है, तो बस कुछ दिन बचे हुए हैं 9 जनवरी आने में। इस बार भी 9 जनवरी को वहाँ पे शहीदों की याद में एक बड़ा भव्य मेला लगेगा डोम्बारी बुरू में, ठीक है? तो आपके न जो भी इस इलाके के नज़दीक रहते हैं, वे जाएँ और इस मेला को देखें, ठीक है? और थोड़ा हमें भी बताइएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है ना? चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल कि अ, देखिए यहाँ पे क्या आ गया? हुँ, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा खरवार आंदोलन के नेता थे? अगर खरवार आंदोलन जो झारखंड में हुआ था, उसके नेता की बात करेंगे तो भागीरथ मान जी हो जाएँगे, ठीक है? आइए खरवार आंदोलन के बारे में कुछ बातें करते हैं कि देखिए खरवार आंदोलन जो थे, उसका नेतृत्व भागीरथ मान जी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि प्राचीन मूल्यों और राजनीतिक परंपराओं को पुनः स्थापित करना। क्या था जो प्राचीन मूल्य थे और जनजाति परंपरा उसको पुनः फिर स्थापित करना, है ना? इसका मेन उद्देश्य था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा जो सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। ठीक है? इस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोड़ कहलाए। यानी जिन्होंने भी ठीक है, खरवार आंदोलन में पूर्ण समर्पण किया वे सफाहोड़ कहलाए। उदासीन जो लोग थे जिन्होंने एक तरीके से इसका बहिष्कार किया, उसको बावजिया तथा बेमन पूजकों को मल मल ब बरागर कहा गया। ठीक है? एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है खरवार जनजाति। देखिए क्या होता है ना खरवार के बारे में, कि जो खरवार जनजाति था, ठीक है? जो खरवार आंदोलन हुआ था तो जिसमें इसमें जिन्होंने पूर्ण रूप से भाग लिया वे सफाहोड़ कहलाए। ठीक है, बहुत सारे लोग थे कि आंदोलन चला आ रहा, अभी अभी कोई भी आंदोलन होता है, बहुत सारे बच्चे कर रहा आंदोलन करने दो, जिसको काम-धंधा नहीं है, वो गया होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जब कोई आंदोलन होता है जिस समाज के लिए, सभी समाज को बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, तभी वो आंदोलन मतलब जो है का परिणाम सफल होगा, ठीक है? अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो पाएँगे। तो इस प्रकार से भी खरवार आंदोलन में भी कुछ लोग थे, उदासीन लोग थे, ठीक है? तो उन उदासीन लोगों को बावजिया कहा जाता था और जो बेमन पूजक थे उसको मल बरागर कहा गया, ठीक है? और खरवार जो होता है, एक लड़ाकू जनजाति होती है, जिन्हें खरवार जनजाति के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है, ठीक है? हमारा ए टू ज़ेड झारखंड जीके बैच प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे खरवार जनजाति से रिलेटेड मेरी एक वीडियो बनी है, उसे आप जाके देख सकते हो, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि नागपुर यानी छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? देखिए, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 ईस्वी में आया। मैंने आपको बताया कि शाह आलम द्वितीय थे, उसने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, है ना? 1765 में 12 अगस्त 1765 का दिन था, ठीक है? चलिए आइए। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है ना, वो पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है ना? अगला सवाल है, देखिए, अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन हो, उसे भी दबा दें, है ना? ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ, 1 सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? देखिए, आइए अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? भाई, अंग्रेज़ जो थे, झारखंड में इसका सर्वप्रथम जो प्रवेश किए, वो किधर से किए? तो सिंहभूम साइड से किए, ठीक है? आइए इस बारे में थोड़ी-सी बातें जानते हैं कि अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश जो हुआ था, वो सिंहभूम की ओर से हुआ। 1780 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर अधिकार हो चुका था। मिदनापुर जो है वहाँ पे 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका अधिकार हो चुका था। उसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमाओं से लगे झारखंड के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति तथा प्रभाव के विस्तार को लेकर सोच रहे थे। ठीक है, उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्यों में है ना यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ढालभूम यानी ढाल राजाओं का ढालभूम था। पोरहाट जो था वो सिंह राजाओं का पोरहाट था और कोल्हान जो था वो होलवों का कोल्हान का शासन था वहाँ पे, ठीक है? यानी जब अंग्रेज झारखंड के क्षेत्र में आए तो ढालभूम में किसका शासन था? ढाल राजाओं का। पोरहाट में किसका शासन था? सिंह राजाओं का। और कोल्हान में होलवों का शासन था। 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम कंपनी की सेना ने आक्रमण किया था, ठीक है? है ना? 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम ने क्या किया इस सॉरी सिंहभूम पर कंपनी की जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने आक्रमण कर दिया था। ये सब सारी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हो जाती है जब आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हो क्योंकि यहाँ पे 50% जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड जीके से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है? आप लोग हमारे साथ डे 1 से डे एंड तक बने रहिएगा। मैं फिर से आपको दावा करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा झारखंड जीके से रिलेटेड एक भी प्रश्न जो है आप छोड़ के नहीं आइएगा, यानी 50 से 50 पक्का एकदम फिक्स है ना? आप एकदम डे 1 से डे एन तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए अगला सवाल है कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किनारों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? देखिए ब्रिटिश काल में क्या था ना सिंहभूम के किसान जो थे उससे ठीक है, कुसुम और आसन आदि पेड़ पर एक कुसुम का पेड़ होता है, एक आसन आसन मतलब आसन आपके भी जो लोग गाँव में रहते हैं, वे देखिएगा आपके गाँव में भी आसन का पेड़ होगा, ठीक है? तो उन पर ब्रिटिश काल में रेशम और लाख का जो होता है ना, लाख का कीड़ा, दोनों को उगाया जाता था। तो उगाने हेतु एक विशेष क टैक्स लगाया जाता था उस पर। उस कर का जो नाम था, वो क्या था? दलकट्टी। उस कर का नाम क्या था? दलकट्टी था, ठीक है? देखिए यहाँ पे आइए थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं इसको, है ना? देखिए कौन-सा कर लिया जाता था? दलकट्टी नामक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, ठीक है? कहाँ से? सिंहभूम की ओर से हुआ था। अभी हम लोगों ने बताया इस बारे में। जो भी चीज़ें थी, इस पर में चर्चा हम लोगों ने किया। आइए अगला सवाल देखते हैं कि नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई मिलकर ठीक है, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? देखिए, नीलांबर और पीतांबर जो थे ना, वो खरवार जनजाति से आते थे और खरवार जनजाति का एक फेमस चेहरा थे, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था नीलांबर और पीतांबर भाई ने, है ना? खरवार जनजाति के नेता थे। देखिएगा, थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं। है ना? देखिए खरवार से रिलेटेड थे दोनों भाइयों ने क्या किया कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह का नेतृत्व किया था पलामू में वो नीलांबर और पीतांबर बंधुओं ने किया था। ठीक है? आइए अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इनमें से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है? देखिए 1857 के विद्रोह की बात करेंगे तो गंगा नारायण ऑप्शन में क्या-क्या देखिए शेख भिखारी, नारायण सिंह, बिरसा मुंडा। तो गंगा नारायण नहीं होगा, बिरसा मुंडा भी नहीं होगा, नारायण सिंह भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? शेख भिखारी हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए शेख भिखारी के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि शेख भिखारी जो थे वो 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। शेख भिखारी का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1819 को हुआ था झारखंड के रांची जिले के खुदिया लोटा नामक गाँव में। ठीक है? कितने लोग रांची जिले से हमारे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और खुदिया लोटा गाँव में जब इसका जन्म हुआ शेख भिखारी का, कहाँ पे हुआ था? बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था, ठीक है? एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। यानी उसके माता-पिता थे वो बुनकर का काम करते थे। ये जो थे ना शेख भिखारी वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो थे उसके दीवान थे। किसके दीवान थे?
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी शेख भिखारी ने, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भाई खेरवाड़ आंदोलन हमने पेपर में भी देखा, क्या हो जाएगा आपका? भागीरथ मांझी हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? भागीरथ मांझी हो जाएगा। देखिए, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं भागीरथ मांझी के बारे में, है ना? देखिए, खरवार आंदोलन जो हुआ था ना 1874 में हुआ था, ठीक है? और इस आंदोलन को सफाहोड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अहिंसात्मक संघर्ष था। कैसा था? अहिंसात्मक संघर्ष, है ना? भागीरथ मांझी जो थे उसने अंग्रेजी शासन के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई थी? असहयोगात्मक नीति अपनाई थी, ठीक है? और वह स्वयं को बौंसी गाँव का राजा घोषित कर यानी जो भागीरथ मांझी थे, उसने क्या किया? खुद को बौंसी गाँव का राजा घोषित कर दिया एवं जमींदारों तथा सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने लगे। ठीक है? जो जमींदार थे उसको भी लगान देना होता था, सरकार को भी लगान देना होता था। तो दोनों को लगान देना बंद कर दिया और जितना लगान आता था खुद ही प्राप्त कर लिखा करने लगी। है ना? भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यानी भागीरथ मांझी का अगर उपनाम आता है तो क्या हो जाएगा? बाबा। इस प्रकार से आज का सेट समाप्त होता है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।